हाय गाइस, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं उन सारे स्टॉक्स के बारे में जो अब से एक साल पहले हमने डिस्कस किए थे कि इनका टेक्निकल चार्ट पैटर्न क्या कहता है और इनके फंडामेंटल्स क्या कहते हैं, बिजनेस क्या कहता है और उस टाइम का करंट सिचुएशन के हिसाब से इनमें क्या अपसाइड पोटेंशियल था। क्योंकि ये एक रिक्वायरमेंट, ये डिमांड सभी तरफ से है। मीन्स जितने भी अपने फॉलोअर्स हैं, जो व्यूअर्स हैं, जो अपने स्टूडेंट्स हैं कि विवेक भाई एक बार समरी होनी चाहिए, रिव्यू होना चाहिए। तो उसमें मेरा कहना एक ही रहता है कि हमें जब भी कोई स्टॉक हो उसको जब भी रीचेक करें, जब भी हम उसके ऊपर कुछ भी अपना कंक्लूजन बनाएं, उसके ऊपर कुछ भी ओपिनियन बनाएं कि जो डिस्कशन है वो फ्रूटफुल है या नहीं, तो हमें उसको एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए। तो यहां पर इसीलिए जिन स्टॉक्स को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है, सो 4th ऑफ जुलाई को अपना चैनल स्टार्ट हुआ था और 30th नवंबर लास्ट ईयर तक, यानी कि अब से एक साल पहले तक जितने भी स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे, मैंने कंप्लीट समरी बनाकर आप सबके सामने में एक बार शो करूंगा, उसको एक बार डिस्कस करेंगे उसको कि किस तरीके से हम सुपर गेन्स बना पाए। और जो सबके माइंड में एक डाउट रहता है, विवेक भाई मार्केट में अपने स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं और कुछ स्टॉक्स नीचे जा रहे हैं, क्या करें क्या नहीं करें, तो उन सब चीजों को लेकर डिस्कस करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहां पर मेरा किसी भी तरह का आपको रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने का। आपने जो भी डिसीजन लेना है अपने हिसाब से लेना है। सेकंड, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ठीक 7 बजे एवरीडे अपनी एक न्यू वीडियो आती है जिसमें हम अपने ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट स्किल्स को शार्प कर सकें, कुछ नया सीख सकें। तो यहां पर लाइक भी करना है, कमेंट भी करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हुए मैं आपको एक बार स्क्रीन पर लेकर चलता हूं जहां मैंने पूरी समरी बनाई है, और इस पूरी समरी को आप जितने भी अपने चैनल पर YouTube वीडियोस हैं उन सब के साथ वापस से रीचेक भी कर सकते हो। मैंने पूरी कोशिश की है पूरा बिल्कुल एक एग्जैक्टली सेम डेटा तैयार करने का, लेकिन अगर कहीं आपको कुछ मिस्टेक मिलती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो और उस चीज को ठीक करेंगे। वैसे गलती होने के चांसेस बहुत कम है, बिकॉज ये सिंपल सी एक वर्किंग है कि हमने वीडियोस पुरानी उठाकर देखी, कौन सा स्टॉक डिस्कस किया था, तब क्या प्राइस था और क्या प्राइस होना चाहिए था। यहां एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि हर एक वीडियो में अलग अलग स्टॉक्स के अलग अलग टारगेट्स होते हैं। तो और मैं क्योंकि एक पॉइंट हमेशा से कहता हूं कि मार्केट में 40% CAGR के लिए, 40% साल का कमाने के लिए, हर साल कमाने के लिए हमें कभी भी किसी भी तरह के फ्यूचर एंड ऑप्शन करने की जरूरत नहीं होती एंड इंट्राडे करने की जरूरत नहीं होती, और ना ही हमें लिवरेज पर काम करने की जरूरत होती है। तो यहां पर मैंने इस चीज को एक सिंप्लीफाई करने के लिए क्या किया है कि सभी स्टॉक्स में 40% का जैसे टारगेट अचीव हो तो उस डेट को एक बार फिक्स कर लिया कि कितने दिन लगे 40% टारगेट अचीव होने में, 40% अपसाइड आने में, और जिन स्टॉक्स में नहीं हुआ तो उनका क्या सिनेरियो है। तो एक बार स्क्रीन पर चलते हैं, सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूं। यहां पर मैंने ये एक पूरी समरी बनाई है डे 1 से, जब हमने स्टॉक डिस्कस करने शुरू किए थे। तो यहां पर जो डिस्कशन है, डिस्कशन को लेकर अगर एक दो स्टॉक कोई छूट गया हो तो आप मुझे बता देना प्लीज, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। तो यहां पर ICICI बैंक, देन ग्लैक्सो, MCX, वर्लपूल, कोटक महिंद्रा बैंक, देन डाबर, HDFC AMC, पेज इंडस्ट्रीज, ITC, देन यहां पर HDFC लिमिटेड, हिंदुस्तान यूनिलीवर, PGHS। तो यहां ये सारे स्टॉक्स हैं जिनके आगे डेट भी मैंने मेंशन की हुई है। एंड मैंने यहां पर 30th नवंबर तक के जितने स्टॉक्स थे उन सब को यहां पर कवर किया हुआ है। और यहां इसकी डेट का फॉर्मेट ठीक कर लेते हैं। सो दिस वाज 29th नवंबर 2020। मैंने इसकी डेट का फॉर्मेट ठीक कर लिया है। अब ये डेट का कॉलम है, दिस इज द कॉलम ऑफ द नेम ऑफ द स्टॉक। तो इसमें मैंने NSE का कोड लिखा हुआ है। ध्यान से समझ लेना इस पूरी वर्किंग को, एक बार वर्किंग अच्छे से समझ में आएगी तो आगे के लिए आपके लिए समझना सीखना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। यहां मैंने प्राइस लिया है जिस डेट को वीडियो बनाई थी, यानी कि 15 जुलाई 2020 को जो प्राइस था दैट वाज 345 ऑफ ICICI बैंक। तो ये हमने ले लिया। नाउ मैंने यहां पर क्या किया, एक कॉलम बनाया जिसमें 40% का अपसाइड है। तो यानी कि 345 में अगर 40% का अगर हम प्लस करके लगाएं तो 483 आता है। तो यहां पर हमने इसको मेंशन कर लिया दैट इट शुड बी द टारगेट। अगर हम 40% जब प्राइस बढ़ जाए हम उसमें टारगेट अचीव कर लें। तो ये एक सिंप्लीफाइड वर्जन है, इस तरह से हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं।
कि 40% CAGR कमाने की बात करते हैं तो 40% आता है या नहीं आता है। और यहां पर हमने डेट मेंशन की, जिस दिन 40% बढ़ा हुआ प्राइस, यानी कि ICICI बैंक के केस में जिस दिन वीडियो बनाई द प्राइस वाज 345 एंड 40% गेन अगर होता है तो हमारा प्राइस क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द टारगेट, टारगेट शुड बी 483। तो 483 ये जो टारगेट वाले प्राइसेस हैं ये किस डेट को आए, तो हमने उस डेट को मेंशन कर लिया। 10 नवंबर 2020 को 483 का अपना प्राइस आ गया। तो ये प्राइस आने में कितना टाइम लगा, तो यहां नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होकर आ गए। और ये सीधा सा फॉर्मूला है, जिस डेट को प्राइस आया, टारगेट आया, उसमें से हमने उस डेट को माइनस कर दिया जिस डेट को हमने वीडियो बनाई थी। तो यहां पर नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट होकर आ गए एंड यहां पर एनुअलाइज्ड गेन का एक फॉर्मूला लगा दिया, जिससे हमें पता चल जाए कि क्योंकि 40% गेन जो आया है वो 118 डेज में आया है, 365 डेज में नहीं आया है। 4 मंथ से भी कम लगे 40% गेन आने में। तो इसको एनुअलाइज्ड गेन का एक फॉर्मूला है। एनुअलाइज्ड गेन का मतलब क्या है कि जो गेन है उसको डिवाइड किया गया, गेन को डिवाइड किया हमने 118 से, क्योंकि 118 डेज में आया, एंड मल्टीप्लाई किया 365 डेज से। तो ये एक सिंपल सा फॉर्मूला इस तरीके से हमारा लग गया। तो नंबर ऑफ डेज हमने यहां पर इसको नंबर ऑफ डेज F2, हाँ तो ठीक है, 40% जो हमारा गेन था 40% को हमने कैलकुलेट कर लिया, तो ये एनुअलाइज गेन हमारा आ गया। अब जो ये ग्रीन वाले रोज हैं, ग्रीन वाले रोज के केस में यहां पर 40% गेन अचीव हो गया। अब जो येलो कलर के हैं, येलो कलर में अभी भी 40% का गेन नहीं आया है। तो सबसे पहले तो एक बार ये काउंट कर लेते हैं कि हमने 30 नवंबर 2020 तक कितने स्टॉक्स हमने डिस्कस किए। तो ये एक अच्छा बड़ा नंबर है, हमने डिस्कस किए ऑलमोस्ट 41 स्टॉक्स। तो यहां पर 41 काउंट है, 42 नंबर रो तक है, फर्स्ट रो हमारी हेडिंग में चली गई है। सो 41 स्टॉक्स हमने डिस्कस किए थे। अब एक बार ये देख लेते हैं कितने स्टॉक्स में हमारा 40% का टारगेट अचीव हो गया अब तक, यानी कि एक साल जिनको कंप्लीट हुआ। तो यहां अगर हम देखते हैं, यहां पर हमारा काउंटिंग का एक नंबर आ जाता है, हमने काउंट किया, दिस इज 29 स्टॉक्स। तो 41 में से 29 स्टॉक्स में 40% का गेन अचीव हो गया विद इन हाउ मेनी डेज। यहां एक एवरेज निकाल कर देख लेते हैं, किसी को कुछ टाइम लगा है, किसी को कुछ टाइम लगा है। तो अगर हम नंबर ऑफ डेज जितना लगा इन सब का अगर टोटल एवरेज देख लें तो एवरेज हमें पता चल जाएगा कितने दिन में हमारा ये रिजल्ट निकल कर आया। तो हमारा ये कितना है, यहां सम है, हमने यहां पर एवरेज लिखा, एवरेज देखो 169 डेज। तो 169 डेज में हमारा 40% का CAGR है। CAGR नहीं कहेंगे इसको, 40% का गेन है 169 डेज। एंड 169 डेज का मतलब होता है लेस देन 6 मंथ। 6 मंथ्स में हमारे 180 डेज होते हैं। 180 डेज भी नहीं लगे, यानी कि 6 महीने भी नहीं लगे 41 स्टॉक्स में से 29 स्टॉक्स को 40% गेन आने में। तो यहां पर ये एक इन सब चीजों से परफॉर्मेंस का पता चलता है, बाकी सारी चीजों का पता चलता है। कई बार क्या होता है कि इतनी नॉइज होती है कि विवेक भाई ये स्टॉक नहीं चला, ये नहीं चला, ये नहीं चला, क्या हो रहा है। तो मैंने सोचा कि एक बार इस पे थोड़ा सा सारी चीजें क्लियर कर देनी चाहिए, ब्लैक एंड व्हाइट में बता देना चाहिए कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि जो लोग गलत तरीके से ट्रेड करते हैं वो दूसरों के ऊपर ब्लेम गेम करना चाहते हैं, लेकिन जो अच्छे से ट्रेड करते हैं, समझकर करते हैं, पैसा भी कमाते हैं, बहुत बार क्या होता है वो चुपचाप पैसे कमा रहे होते हैं और कमेंट बॉक्स में उनके कोई रिप्लाई भी नहीं होते, ना ही कोई कमेंट होता है। लेकिन जो लोग गलत तरीके से ट्रेड करते हैं उन सबके कमेंट्स होते हैं। तो कई बार कमेंट को पढ़ के ऐसा लगता है कि क्या विवेक सीरियसली पीपल आर लूजिंग मनी आफ्टर वॉचिंग योर वीडियोस। लेकिन जब मैं डेटा देखता हूं तो ऐसा नहीं है। तो इसलिए ये वीडियो बनानी बहुत इंपॉर्टेंट थी। 41 स्टॉक्स में से 29 स्टॉक्स में 40% का गेन है इन लेस देन 6 मंथ, 5.5 महीने में। अब बात ये आती है कि विवेक भाई 41 में से 29 तो हमने देख लिए, बचे हुए 12 स्टॉक्स का क्या। तो 12 स्टॉक्स को हमने यहां पर कैलकुलेट किया कि इन स्टॉक्स ने हाईएस्ट क्या प्राइस अटेन किया, अचीव किया अब तक, जब से इनको एक साल हुआ है। तो यहां पर ग्लैक्सो का, ये सारे येलो कलर में कर दिए हमने जिनका 40% गेन नहीं आया, और ग्लैक्सो ने 1824 का हाईएस्ट प्राइस था। तो हाईएस्ट प्राइस तक अगर हम एक बार गेन देखने लगे तो 19% आया। उसके बाद वर्ल्डपूल में देखें तो 38%, यानी कि अगर
अगर 2% और आ जाता तो यहां पर ये टारगेट अचीव हो जाता, बट एनीवेज नहीं आया तो नहीं आया। जब हम टारगेट हिट करने की बात करते हैं तो एग्जैक्टली सेम डिसिप्लिन के साथ हमें चलना चाहिए। सेम डाबर में 33% तक का आया था, लेकिन नीचे आ गया तो 40% नहीं आया। एचडीएफसी एएमसी में तो सिर्फ 1% का डिफरेंस रह गया था, 40% नहीं आया, 39 से फिर नीचे आ गया। एनीवेज तो यहां पर 32%, 31, 32, 33, 27 तो बहुत ज्यादा डिफरेंस था नहीं 40 तक जाने में। 11%, 30 एंड 39, अगेन सन टीवी 39, एचडीएफसी एएमसी 39, तो और वर्लपूल 38%, सिर्फ 1-2% का गैप है। मैं ये कहता हूं कि अगर टारगेट अचीव नहीं हुआ तो टारगेट अचीव से पहले नहीं निकलना चाहिए, हमें डिसिप्लिन मेंटेन करके रखना चाहिए। अब बात यह आती है कि इनका आज की डेट में क्या सिचुएशन है, करंट प्राइस क्या कहता है। ये तो हाईएस्ट प्राइस हो गया कि जिस दिन हमने वीडियो बनाई उसके बाद हाईएस्ट कहां तक गया। अब हाईएस्ट पे निकलना किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता, कोई सपना नहीं आएगा कि कल से ये स्टॉक नीचे जाने वाला है, 40% नहीं हुआ तो अभी 2% नीचे पर ही निकाल दें, ऐसा नहीं होता है। तो हम यहां पर क्या कर रहे हैं, आज की डेट में क्या प्राइस है, मैंने आज की डेट का फॉर्मूला लगाया है यहां पर गूगल फाइनेंस से। तो ये आज का करंट का प्राइस है 336 अभी हुआ, तो अभी का ये प्राइस है। अगर आज के प्राइस के हिसाब से भी देखें तो कितना गेन है, यहां पर 14% गेन है ग्लैक्सो में, वर्लपूल में 0% है। इट मींस 38% का गेन दिखाकर वापस से 0 पर आ गया, बट दिस इज ओके, एब्सोल्युटली फाइन। टिल द टाइम द स्टॉक इज नॉट अचीविंग द टारगेट, वी शुड होल्ड इट विद डिसिप्लिन, एंड दैट ओनली आफ्टर दैट वी विल बी एबल टू मेक गुड अमाउंट ऑफ मनी इन द मार्केट। सो यहां पर डाबर में 18% का है, एचडीएफसी एएमसी 7% है, हिंदुस्तान यूनिलीवर 9% है, आईसीआईसीआई जनरल इंश्योरेंस 13%, कैस्ट्रोल 9%, कोलगेट पामोलिव 6%, डाबर 12%, एंड उसके बाद में जिलेट में -4%। सो दिस इज द ओनली स्टॉक आउट ऑफ 41 स्टॉक्स जिसमें माइनस है। अब ये कितना माइनस है, 4% माइनस है। 41 स्टॉक में से 41 स्टॉक्स में से सिर्फ एक स्टॉक आज की डेट में माइनस में है, बाकी सारे सुपर गेन्स में हैं, और वो भी 4%। उसके बाद में अवंती फीड 3% एंड सन टीवी 20%। मैं ये कहता हूं कि ये जो स्टॉक जिनके 40% टारगेट अचीव नहीं हुए उनका क्या कहना है, उनका एवरेज क्या है, तो उनका एवरेज भी 9% है। अब 9% 12 स्टॉक्स का एवरेज है आफ्टर कंप्लीटिंग 1 ईयर, और जिनका टारगेट अचीव हो चुका है 29 स्टॉक्स, उनका एवरेज होल्डिंग पीरियड इज ओनली 5.5 मंथ्स 40% गेन के लिए। अब 40% गेन का अगर हमारा एवरेज होल्डिंग पीरियड 169 डेज है, तो यहां पर ध्यान से समझना 40% गेन 169 डेज, अगर इसको एनुअलाइज निकालने लगे तो 40 डिवाइडेड बाय 169 मल्टीप्लाई बाय 365, ये हमारी परसेंटेज निकल कर आएगी 86% का सीएजीआर निकल कर आएगा। कितने स्टॉक्स में, 86% का सीएजीआर है 29 स्टॉक्स में, 41 स्टॉक्स में से, और जो बचे हुए 12 स्टॉक्स हैं उनका 9% का सीएजीआर है, क्योंकि एक साल कंप्लीट हुआ है, और एक साल कंप्लीट होके अभी जो सबका एवरेज है दैट इज 9%। और उसके बाद जब मैं ये देखता हूं ना कमेंट्स में कि विवेक भाई ये नहीं चला वो नहीं चला, तो उसमें मुझे बाकी कुछ फील नहीं होता, सिर्फ एक ही बात समझ में आती है कि या तो किस्मत खराब है उन लोगों की कि उन्होंने इन 41 में से कुछ भी परचेज नहीं किया, और जो स्टॉक नीचे जाना था सिर्फ वही परचेज किया। दूसरा पॉइंट ये है कि लोगों को, शायद उन लोगों को हैबिट है जो चीज लाइफ में मिली है उस चीज को नहीं देखना है, और जो चीज थोड़ी सी माइनस में है उसको देखना है। थर्ड पॉइंट ये है, दिस इज नॉट फिक्स्ड डिपॉजिट माय डियर। फिक्स्ड डिपॉजिट अगर स्टॉक मार्केट को मानकर काम करोगे तो सारी जिंदगी पैसे नहीं बनेंगे, और सारी जिंदगी ऐसे ही रोता रहना पड़ेगा जैसे उन बेकार कमेंट्स को लिखकर रोते रहना पड़ता है। तो यहां पर कमेंट से मुझे उतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, मुझे सिर्फ ये फील होता है कि आप लोग पैसा क्यों नहीं बना रहे हो, और अगर कभी पोर्टफोलियो माइनस में है तो इसमें प्रॉब्लम क्या है यार, पोर्टफोलियो माइनस में कैसे नहीं हो सकता। एक साल कंप्लीट तो होने दो, कम से कम एक साल का टाइम तो दो, और हम एक साल में 40% बनाने की बात करते हैं, यहां पर 40% से बहुत ज्यादा की सीएजीआर निकल कर आ रही है। आपकी आंखों के सामने हैं ये सारे नंबर्स की 29 स्टॉक्स में 40% का हमारा गेन है 169 डेज के अंदर अंदर ऑन एन एवरेज, एंड 86% की सीएजीआर बैठती है। बचे हुए 12 स्टॉक्स में 9% का एवरेज गेन है 1 ईयर के टाइम में। तो अब इन सब का अगर एवरेज निकालोगे
देन दिस इज 75% के आसपास की CAGR निकल कर आती है, मोर देन 70% की CAGR ये निकल कर आती है। इट्स अमेजिंग नंबर यार। अगर इतने में अगर खुशी नहीं है ना, तो सीरियसली कभी खुशी नहीं हो सकती। और खुशी पता है क्यों नहीं है? खुशी इसलिए नहीं है क्योंकि शायद किस्मत सही नहीं है कि आप सिर्फ वही स्टॉक ले रहे हो जो थोड़े से माइनस में है, या फिर थोड़े से माइनस में जाते ही बेच रहे हो, या फिर जो प्लस में स्टॉक्स थे उनमें 2-3% का गेन आया और निकल गए क्योंकि आपको ये चीज बर्दाश्त ही नहीं हुई। मैं कुछ लोगों की बात कर रहा हूं क्योंकि उन लोगों को सुधारना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो लोग एज इट इज चीजों को समझ के काम कर रहे हैं ना, वहां प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम वहां है जो अभी भी नुकसान कर रहे हैं, इतना सब कुछ अच्छा होने के बाद भी नुकसान कर रहे हैं, वहां दुख होता है। जो पैसे कमा रहे हैं वहां तो अच्छी बात है ही, वो तो करते रहेंगे, वो शांत लोग हैं, वो चीजों को समझना जानते हैं। लेकिन जो नहीं कमा रहे हैं ना, प्रॉब्लम वहां पर है। उन लोगों को अगर हम ठीक कर पाए तो ज्यादा अच्छा होगा। तो मेरा कहना यही है, अगर आपके कुछ फ्रेंड्स हैं जो अभी भी परेशान हैं अपने पोर्टफोलियो को देखकर कि कुछ स्टॉक्स माइनस चले गए हैं, इस चीज को सोचकर, तो उनको समझाने की जरूरत है कि स्टॉक मार्केट है भाई, फिक्स डिपॉजिट नहीं है। अगर फिक्स डिपॉजिट के जैसे 3.5% पैसा कमाना है, मैं 5% इसलिए नहीं कह रहा हूं क्योंकि 5% में से 30% निकालना होता है, तो यहां पर उसके बाद जो गेन बचता है वो 3.5% ही बचता है। इन्फ्लेशन 3.5% से ज्यादा होता है, तो वहां पर पैसे कमाने के बदले खोए जाते हैं। अगर पैसा कमाना है तो इसको स्टॉक मार्केट की तरह से लेकर चलना पड़ेगा, इसको स्टॉक मार्केट ही समझना पड़ेगा। जब बारिश होती है ना, तो हम ये नहीं कह सकते हे इंद्र भगवान अभी थोड़ी देर के लिए बारिश बंद कर दो, मैं बाहर निकलूंगा और सामान लेकर घर आऊंगा, फिर से स्टार्ट कर देना। ऐसा नहीं होता। जब बारिश होती है सबके लिए होती है, हमें ही अम्ब्रेला लेकर जाना पड़ता है या फिर घर में बैठकर वेट करना पड़ता है कि जब बारिश बंद हो जाएगी उसके बाद निकलेंगे। तो चॉइस अपनी होती है। अगर हम वेट करके निकलेंगे कि बारिश बंद हो जाएगी तब सामान लेने निकलेंगे, तो कई बार क्या होगा, 4 दिन तक बारिश नहीं होगी और आप शायद उस सामान से वंचित रह जाओगे, मीन्स भूखे रह जाओगे। अगर खाने पीने की चीज है और जो लोग समझदार होते हैं वो छाता लेकर निकल पड़ते हैं। बारिश जब बंद होगी यार, बने रहो ना मार्केट में, ट्रेड अपनी स्ट्रेटजी के बेस पर करते रहो। जितने भी लोग सक्सेसफुल हुए हैं मार्केट में, वो अपनी स्ट्रेटजी को एज इट इज बनाकर रखकर हुए हैं। अब यहां पर पॉइंट आता है, विवेक भाई ये तो मार्केट में तेजी थी, मार्केट में तेजी हमेशा है, मार्केट में तो तेजी अभी भी है ना, और अभी भी सारे स्टॉक्स ऊपर भी जाते हैं और नीचे भी जाते हैं। और इस जो इतनी तेजी वाली मार्केट है, इसमें भी जरा ब्लू चिप स्टॉक्स को उठाकर देखना, क्या सारे टॉप पर चल रहे हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर उठाकर देखो, कोलगेट पामोलिव उठाकर देखो, HDFC बैंक उठाकर देखो, HDFC AMC उठाकर देखो। मैं उन कंपनीज की बात कर रहा हूं, 2010 सुपर कंपनीज। अगर इन कंपनीज को बेकार बताया जाएगा तो स्टॉक मार्केट में कुछ भी अच्छा नहीं है। फिर मार्केट में ना तो सारे स्टॉक्स एक साथ ऊपर जाते हैं, ना ही सारे स्टॉक्स नीचे जाते हैं। हमें यह देखना ही नहीं होता कि ओवरऑल निफ्टी क्या कर रही है, हमें यह देखना है कि क्या हमारा साल का 40% बना। और साल का 40% बनाने के लिए वी नीड टू हैव पेशेंस फॉर 1 ईयर टू हैव ए कंक्लूजन कि हमारे पैसे बने या नहीं बने। एक्चुअल नंबर्स पे जाने की जरूरत होती है, फालतू में भटकने की जरूरत नहीं होती है। दिस इज द एक्चुअल नंबर्स, ये एक्चुअल समरी है। एक एक स्टॉक को आप देखना, अगर एक दो स्टॉक मिस हो तो उसको भी निकाल के कमेंट बॉक्स में डाल देना, और कमेंट बॉक्स में डालने के साथ में अपनी एक ऐसी समरी बनाना और देखना कि क्या शायद उसमें भी टारगेट अचीव ही हुआ होगा। क्योंकि मेरी समझ यही कहती है, जितना मैं समझता हूं कि जितने भी स्टॉक डिस्कस किए हैं। और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना और दोस्तों को भी शेयर करना। और जो नेक्स्ट मंथ हम एवरी मंथ जिन स्टॉक्स को भी एवरी मंथ और एवरी 3 मंथ्स जब भी ठीक लगेगा, जब भी उस तरह का एक, क्योंकि एवरी मंथ में बहुत थोड़े से स्टॉक हो जाएंगे, तो मैं तो ये कहूंगा एवरी क्वार्टर जितने भी स्टॉक्स को 1 ईयर कंप्लीट हो चुका होगा डिस्कस करते रहेंगे, समरी बनाकर देखते रहेंगे क्या हम राइट ट्रैक पर हैं। श्री कृष्णा की मदद से और वैष्णो देवी की मदद से राइट ट्रैक पर ही होंगे, इतनी उम्मीद है। अपने से भी, सबसे, और मेहनत पर भी, ऑब्जर्वेशन पर भी। एंड स्टॉक मार्केट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं बता दूं, अगर मार्केट लगातार नीचे जाएगी एंड नो सेक्टर विल गो अप, तो ऑपरेटर्स भी पैसा नहीं कमा पाएंगे। ऑपरेटर पैसा नहीं कमाए ऐसा होता नहीं है, क्योंकि उन्हीं के हाथ में पैसा कमाना है, उन्हीं के हाथ में मार्केट को ऊपर या नीचे ले जाना है। राइट नॉलेज लेकर काम करोगे तो अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक मुझे करो यार। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।